हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है पर्स्ड अगेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। वाइल कर्नाटक एज अ होल इज इम्प्रूविंग इट्स वाटर सिक्योरिटी, कह रहा है कि जहां पर कर्नाटक जो है, पूरा जो स्टेट है, उसके यहाँ की जो वाटर सुरक्षा है, वाटर की जो स्थिति है, वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रही है। बेंगलुरु इज डीलिंग विद एक्सट्रीम ग्राउंड वाटर विड्रॉल। वहीं पर बेंगलुरु जो है, वहां पे ये जो ग्राउंड वाटर पानी लोग निकाल रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उसकी एक समस्या जो है बनी हुई है। द स्टेट ड्रीव 66% ऑफ द ग्राउंड वाटर दैट इट कुड सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट इन 2025। कह रहा है कि 2025 में कर्नाटक जितना सस्टेनेबली तरीके से पानी को निकाल सकता था, उसका उसने ग्राउंड वाटर का 66% निकाल लिया है। मतलब कि जितना इतनी मात्रा में निकालना सस्टेनेबली, मतलब है इतनी मात्रा में निकालना कि ग्राउंड वाटर को कोई समस्या ना हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कह रहा है कि पूरे स्टेट ने 66% ग्राउंड वाटर का निकाला है, तो उससे कोई भी ग्राउंड वाटर में कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट बेंगलुरु ईस्ट तालुका ड्रू 378%। लेकिन जो बेंगलुरु ईस्ट वाला इलाका है, उसमें कितना निकाल लिया गया है? 378% निकाल लिया गया है ग्राउंड वाटर का। The sustainably extractable volume of groundwater is based on how much withdrawal will deplete the aquifer। कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम सही तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ग्राउंड वाटर के ऊपर, ताकि ग्राउंड वाटर के ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये इस बात पर निर्धारित है, बेस्ड ऑन है कि कितना पानी जो है वो एक्यूफायर को डिप्लीट कर देगा, खत्म कर देगा। एक्यूफायर मतलब जमीन के अंदर एक ऐसी लेयर होती है जहां पर पानी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर हम निकाल रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरा वाटर खत्म हो जाए, ये इस पर निर्भर करता है कि जो हम क्या सस्टेनेबल तरीके से पानी को निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। समझे? सो वाइल 378% डजंट मीन बेंगलुरु ईस्ट हैज डिप्लीटेड इट्स ग्राउंड वाटर। तो कह रहा है कि 378% का मतलब ये नहीं है कि बेंगलुरु ने अपने जो ग्राउंड वाटर है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इट इज रेमिनिसेंट ऑफ एन ऑन गोइंग क्राइसिस दैट हैज वंस अगेन टर्न एक्यूट। कह रहा है कि ये हमें उस समस्या की याद दिलाता है जो एक बार फिर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। रेमिनिसेंट मतलब एक ऐसी चीज जो हमको रिमाइंड करवा रही है, ठीक है, जो हमें याद दिला रही है। द बेंगलुरु रीजन लाइज ऑन क्रिस्टलाइन रॉक। कह रहा है कि जो ये बेंगलुरु का रीजन है, ये क्रिस्टलाइन चट्टान के ऊपर बसता है। दैट ऑलरेडी स्टोर्स लिटिल वाटर, जो पहले से ही कम पानी को स्टोर करता है। एंड रिचार्जेस स्लोली, और जो पानी का रिचार्ज है, मतलब जब आप ग्राउंड वाटर निकालते हो तो बारिश होती है, बारिश से क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर आपने निकाला होता है वो रिचार्ज हो जाता है। कह रहा है कि बेंगलुरु जो रीजन क्रिस्टलाइन रॉक के ऊपर है, इसकी वजह से वहां पे पानी का जो रिचार्ज है वो भी बहुत धीमे धीमे होता है। द सिटी फर्दर कंसंट्रेट्स डिमांड इन एरियाज विद हाइयर पॉपुलेशन डेंसिटी। कह रहा है कि फिर सिटी जो है उसके पास जो पानी के संसाधन है उन एरियाज में ज्यादा केंद्रित कर देता है जहां पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है। मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। एंड पर कैपिटा कंजम्पशन, और वहां पे जो उनकी कंजम्पशन है एक आदमी की बहुत ज्यादा है। तो कह रहा है कि पानी का जो संसाधन है वो वहां पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा यूज होने लगता है। इंक्लूडिंग टेक पार्क्स एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, और उन जगहों में भी ज्यादा यूज होता है जहां पे टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं या फिर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं जहां पे लोग रहते हैं। द बिल्डअप एरिया ऑफ सच अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो सप्रेसेस रिचार्ज बाई पर लोकेटिंग रेन वाटर। कह रहा है कि ये जो बिल्डअप एरिया है, जो बहुत ज्यादा ये जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, इससे क्या होता है कि जो ये अपने आप रिचार्ज हो जाता था ग्राउंड वाटर, उसमें भी कमी आई है, इसकी वजह से सप्रेस हुआ है। और ये रिचार्ज कैसे होता था? पर लोकेटिंग रेन वाटर, मतलब जो रेन वाटर बारिश ऊपर से हो रही है वो धीरे धीरे ग्राउंड में सीप करती है, वो धीरे धीरे ग्राउंड में जाती है, उसको बोलते हैं परलोकेट। ठीक है। अ ग्रोइंग फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन वाटर फ्रॉम द कावेरी। कह रहा है कि कुछ जो फ्रैक्शन है पॉपुलेशन की वो कावेरी वाटर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके ऊपर निर्धारित है।
विच कम्स विद अ हाई एक्सपेंशन कॉस्ट। मगर इस कावेरी के पानी को शहर तक लाने के लिए, लोगों तक लाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। Thus, the problem has a natural basis but has been compounded over the years by inconsiderate urbanization। कह रहा है कि इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ये नेचुरल है। नेचुरल बेसिस मतलब ये नेचुरली वहां पर ऐसा, वहां का भूगोल स्थिति है बेंगलुरु की कि वहां पे ये समस्या नेचुरल है, लेकिन ये जो समस्या है बढ़ गई है। कंपाउंडेड मतलब बढ़ जाना कुछ सालों में, क्योंकि वहां पे ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है वो इनकंसिडरेट तरीके से हुआ है। इनकंसिडरेट तरीके से मतलब जहां बिल्कुल भी सोचा विचारा नहीं गया अर्बनाइजेशन करते वक्त, कि तुरंत लोगों को बसाना स्टार्ट कर दिया गया है। ये नहीं सोचा गया कि वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, इस बारे में सोचा नहीं गया और शहरीकरण करने लग गए लोग। वेयर द कॉस्ट, जहां पर कॉस्ट मॉनेटरी एंड इंक्रीजिंगली एक्सटेंशियल, चाहे वो पैसे के लिए वाली कॉस्ट हो या फिर लाइफ वाली कॉस्ट हो, आर बीइंग पास्ड ऑन टू द पॉपुलस, वो शहर की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर पास कर दी गई, उसके ऊपर दे दी गई। पॉपुलस का मतलब होता है जो आम लोग होते हैं। इन 2024 कह रहा है 2024 में अ वीक मानसून लेफ्ट नियरली हाफ ऑफ बेंगलुरुज 14,000 बोर वेल्स ड्राई। कह रहा है कि एक जो कमजोर मानसून 2024 में आया था उसकी वजह से जो बेंगलुरु के 14,000 बोर वेल्स थे, बोर वेल्स समझ रहे हो ना, इस तरीके से बनते हैं जिसमें पानी का स्टोरेज होता है, वो सूखे रह गए थे। The government launched a project to supply 775 million liters per day to 110 villages। फिर गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसमें वो 775 मिलियन लीटर जो है पर डे 110 गांव को देना था उन्हें। एंड लोअर ग्राउंड वाटर और स्ट्रेस, और जो ग्राउंड वाटर के ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा था, एक तरीके से जो प्रभाव पड़ रहा था, उसको भी कम करने की कोशिश थी गवर्नमेंट की। बट टू डेट, लेकिन आज तक द प्रोजेक्ट हैज अचीव ओनली मिड वे कवरेज। जो वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसने सिर्फ अपना आधा ही ऑब्जेक्टिव पाया है, जितना उसका एम था उसका आधा ही पाया है उसने। लीविंग मैनी रेसिडेंट स्टिल बैंकिंग ऑन टैंकर्स, और जिसकी वजह से जो वहां के निवासी हैं वो अभी भी टैंकर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं, सबसे ज्यादा उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। वहां पे टैंकर्स आते हैं ना पानी के, तो उससे ही क्या होता है, उनका काम चलता है। A 2020 study found that the crisis has since moved to कोरमंगला एंड हेबल। कह रहा है कि 2026 की जो स्टडी है उसमें ये पता लगा है कि ये जो क्राइसिस है, समस्या है, अब ये कोरमंगला और हेबल वाले एरिया में भी पहुंच चुकी है। द बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड हैज ऑल्सो बीन यूजिंग ट्रीटेड सीवेज वाटर टू रिचार्ज लेक्स। कह रहा है कि जो वहां पे बेंगलुरु वाटर सप्लाई है या वहां का सीवेज बोर्ड है, वो जो सीवेज वाटर है, सीवर का पानी है, उसको ट्रीट करके लेक्स को वहां पे रिचार्ज कर रहे हैं। इट सीम्स बेंगलुरु इज ट्रीटिंग सप्लाई एज इनफिनिटली एक्सपेंडेबल व्हेन इट इज नॉट। कह रहा है कि ऐसा लगता है कि बेंगलुरु को ये लगता है कि जो वाटर सप्लाई है वो बहुत बड़ी है, इन्फिनाइट है, कि जब तक वो चाहेंगे तब तक उनको मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इट प्रेफरेंस फॉर ग्रे ओवर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सील्ड द ग्राउंड। कह रहा है कि वहां पे जो लगातार बिल्डिंग बनती जा रही है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से वहां पे कमी हो रही है, ग्रीन एरियाज की कमी हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड है वो सील हो जा रहा है और वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। रिप्लेसमेंट मतलब दोबारा से जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। वाइल द इंक्रीजिंग डिमांड लिक्विडेट्स इकोलॉजिकल कैपिटल। कह रहा है कि वहीं पे जो लगातार सिटी में डिमांड बढ़ रही है, उससे ये जो इकोलॉजी कैपिटल का मतलब है, इकोलॉजिकल कैपिटल का मतलब है जो वहां पे संसाधन है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, जो भी सॉयल हो गया, वो भी खत्म होती जा रही है। लिक्विडेट मतलब फिनिश होती जा रही है। द सिटी डजंट मैनेज इट्स पाइपलाइन सप्लाई। कह रहा है कि जो शहर है वो अपनी पाइपलाइन सप्लाई को मैनेज नहीं कर रहा है, ग्राउंड वाटर को मैनेज नहीं कर रहा है, एंड वेस्ट वाटर टुगेदर, और वेस्ट वाटर को भी मैनेज नहीं कर रहा है ठीक से जैसा उसको करना चाहिए। allowing consumers to default to the most convenient solution tankers, और जिसकी वजह से वो जो उसके उपभोक्ता हैं, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि आसान है। वो क्या है, टैंकर्स है। क्यों? क्योंकि सिटी ना तो पाइपलाइन सप्लाई उनको सही से दे पा रहा है, ग्राउंड वाटर की कमी हो गई है, वेस्ट वाटर भी सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो लोगों को लगता है भाई टैंकर मंगवा लो, उससे उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।
अथॉरिटीज नीड टू मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस एंड पेनलाइज ओवर एक्सट्रैक्शन। कह रहा है कि वहां पे जो डिपार्टमेंट है, अथॉरिटीज हैं, उनको चाहिए कि ये जो पानी को सप्लाई करने में जो लॉस हो रहा है उसको वो कम करें, और जो लोग ग्राउंड से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। एंड मैंडेट 100% डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग फॉर ऑल नॉन पोर्टेबल यूजेस। नॉन पोर्टेबल यूजेस का मतलब होता है कि जो पानी पीने के लिए सेफ ना हो, दूसरे कामों के लिए यूज किया जाए। अनड्रिंकेबल बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा पानी जो पीने योग्य ना हो। तो कह रहा है कि साथ ही साथ इनको ये आवश्यक करना चाहिए, ये जरूरी करना चाहिए कि जो 100% वेस्ट वाटर है उसकी रिसाइकलिंग हो नॉन पोर्टेबल यूज के लिए। द आइडियल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रिमेन्स अनचेंज। कह रहा है कि जो सबसे बढ़िया लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है बेंगलुरु के लिए वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वो क्या है? बेंगलुरु नीड्स टू बिकम अ स्पॉन्जी सिटी। बेंगलुरु को चाहिए कि वो एक ऐसी स्पंज सिटी बन जाए जो कि पानी को अपने अंदर जितना गिरे उसके ऊपर उसको एब्जॉर्ब कर ले। एक स्पंज को देखा है, पानी के अंदर रखो तो वो जितना भी पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कह रहा है वैसे ही बेंगलुरु सिटी को स्पंज सिटी बन जाना चाहिए कि जितना भी पानी जो भी बरसात के थ्रू या कैसे भी आए वो उसको एब्जॉर्ब कर ले। This includes restoring the connections between lakes and wells to capture monsoon runoff। कह रहा है कि इसमें यह है कि साथ ही साथ हमें जो लेक्स और वेल्स के कनेक्शन है उसको भी रिस्टोर करना होगा, दोबारा से ठीक करना होगा, ताकि जो मानसून का पानी है उसको हम कैप्चर कर सकें। Thus aligning land use planning with the recharge capacity of East तालुका। तालुका मतलब होता है सब डिस्ट्रिक्ट, जो जगह है वहां पर। तो कह रहा है कि साथ ही साथ जो भी वहां पे जगह है उनकी जितनी भी क्षमता है, रिचार्ज कैपेसिटी है, पानी को कितनी जल्दी वो रिप्लेनिश कर देते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लैंड यूज प्लानिंग को करना होगा। एंड ओवरऑल सीलिंग द ग्राउंड लेस। और साथ ही साथ ओवरऑल बात यह है कि कुल मिलाकर ये करना है हमें कि वहां पे जो ग्राउंड है बेंगलुरु में उसको कम सील करना है, ऊपर वहां पे बिल्डिंग कम बनानी है। एंड इंक्रीजिंग एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस। और ग्रीनरी जो है वो ज्यादा रखनी है ताकि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है ग्राउंड लेवल पर वो बढ़ सके। ठीक है, अब बताओ इसमें 4 सेंटेंस में कौन से करेक्ट हैं, कौन से इनकरेक्ट हैं। बेंगलुरु ईस्ट तालुका ड्रीव 378% ऑफ इट्स सस्टेनेबली एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर इन 2025। बिल्कुल सही है। द सिटीज क्रिस्टलाइन रॉक फाउंडेशन इज आइडियल फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। नहीं, जो सिटी का क्रिस्टलाइन रॉक वाला फाउंडेशन है उसकी वजह से वहां पे पानी जो है वो स्टोर नहीं हो पाता। तो सेकंड गलत हो गया। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो यही सही है, बी करेक्ट है। अर्बन टेक पार्क्स एंड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस कंट्रीब्यूट टू द सिटीज हाई वाटर डिमांड। बिल्कुल। ओवर हाफ ऑफ द सिटीज 14,000 बोरवेल्स रिमेन फंक्शनल ड्यूरिंग द 2014। नहीं, वो 14,000 जो बोरवेल्स थे वो भर नहीं पाए थे। तो 1-3 हमारा करेक्ट है। Why is the Kaveri river not considered a simple solution to the city's water crisis? कह रहा है कि जो कावेरी रिवर का पानी है वो क्यों नहीं एक सिंपल सॉल्यूशन है जो बेंगलोर सिटी की समस्या है उसके लिए। क्योंकि वहां पे अगर हमें जो कावेरी का पानी लाना पड़ेगा तो उसकी जो एक्सपेंशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होगी, इस वजह से वो कंसीडर नहीं किया जा रहा है। इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई एक्सपेंशन कॉस्ट टू रीच द ग्रोइंग पॉपुलेशन। बिल्कुल सही, ये एकदम करेक्ट आंसर है। What does the author mean by the city's preference for grey over green structure? कह रहा है कि जो ऑथर ने ये बताया था कि जो सिटी है वो ग्रीन एरिया को ज्यादा प्रेफर कर रहा है ग्रीन एरिया के बजाय। तो इससे क्या मतलब है? द अथॉरिटीज प्रेफर बिल्डिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ओवर नेचुरल रिचार्ज। बिल्कुल सही, यही बात है कि जो अथॉरिटीज है वहां पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं और नेचुरल रिचार्ज के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। According to the 2026 study mentioned, how has the water crisis recently evolved? कह रहा है कि 2026 में जो स्टडी हुई है पैसेज के अनुसार उसमें किस तरीके से ये जो वाटर की समस्या है और बढ़ गई है, इवॉल्व हो गई है। ये दूसरे जो एरिया थे कोरामंगलम और हेबल वहां पर भी फैल गई है 2026 स्टडी के अनुसार। इट हैज रिड्यूस द एक्सट्रैक्शन रेट इन। नहीं। इट हैज बीन कंप्लीटली रिजॉल्व इन द विलेज थ्रू टैंकर सप्लाईज। नहीं। It has led to a 100% recycling rate for all non-potable water in cities. It has moved into new residential area like कोरमंगला and also हेबल। हाँ, अब ये जो समस्या है वो अलग जो नए रेसिडेंशियल एरियाज है वहां पे पहुंच गई है जो कि कोरमंगल और
हैवल की बात की गई थी 2026 स्टडी में। What is the core requirement for Bangalore to transition into a sponge city? कह रहा है कि अगर हमें बेंगलुरु को स्पंज सिटी बनाना है, उसमें ट्रांजिशन करवानी है, तो उसकी सबसे ज़्यादा कोर रिक्वायरमेंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होगी? लेक्स और वेल का जो कनेक्शन है उसको दोबारा से रिस्टोर करना होगा, ताकि जो मानसून का पानी है उसको हम कैप्चर कर पाएं। पढ़ा था ना लास्ट लाइन। तो रिस्टोरिंग द कनेक्शंस बिटवीन लेक्स एंड वेल्स टू कैप्चर द रन ऑफ। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आज का क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। ठीक है, People dash at video games should consider taking job as air traffic controller, the US government has said, as it tried to address a shortage of workers in the sector. कह रहा है कि जो लोग वीडियो गेम्स में अच्छे हैं उनको ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वाली जॉब है इसको लेने के लिए सोचना चाहिए। और ये जो यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है क्योंकि वो ये जो इस सेक्टर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जो कमी हो रही है उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश वो कर रहे हैं। इन अ न्यू एड कैंपेन, कह रहा है एक नया एड कैंपेन में द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो FFA है is dash calling for gamers to apply for jobs in their traffic controller when its hiring window open next week. कह रहा है कि वो गेमर्स को अप्लाई करने के लिए अपने यहाँ बुला रहे हैं कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जॉब्स के लिए अप्लाई करें जब हायरिंग वाली विंडो अगले हफ्ते खुलेगी तब। The Xbox One logo appears at the start of the video before dissolving into a dash that cuts between images of men playing various online computer games and people including women in area traffic controller towards towers looking at their own computer। कह रहा है कि पहले स्क्रीन में ऐड में क्या आया, एक Xbox का एक लोगो आया, फिर वो लोगो जो है वो एक लाइन में डिसॉल्व हो गया जिसमें एक तरफ तो मैन जो थे जो वेरियस मोबाइल गेम खेल रहे थे या कंप्यूटर गेम खेल रहे थे उसकी फोटो आ रही थी, और दूसरी तरफ जो औरतें थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में अपने कंप्यूटर के सामने देख रही थी, एक उसकी फोटो आ रही थी। तो दो तरीके की फोटो आ रही थी। पहले जो एक्सबॉक्स था वो एक तरीके से विंडो में चेंज हो गया था। यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस, और फिर उस एड में लिख के आ रहा था कि तुम इसके लिए काफी दिनों से तैयारी कर रहे हो। The ad also highlights the salary and on offer to controller. उस ad में सैलरी भी दिखाई गई थी, saying it is $1,55,000, €1,15,000 after 3 years of work। मतलब अगर आप 3 साल काम कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो सालाना सैलरी होगी वो $1,55,000 होगी। US Transportation Secretary Sian Pierre Duffy said in a statement that the FAA had to in order to reach the next generation of the air traffic controller। कह रहा है कि यूएस ट्रांसपोर्टेशन जो सेक्रेटरी थे सियान पेफ डफी, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो FFA है उसको अपने आप को चेंज करना पड़ा एक तरीके से। ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, नए लोग हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के, इनके पास पहुंचने के लिए। The new strategy tapped into a growing demographic of young adults who have many of the hard skill it takes to be a successful controller। कह रहा है कि ये जो नई रणनीति यूएस गवर्नमेंट द्वारा अपनाई गई है ताकि ये जो युवा की उनके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उसका वो फायदा उठा सके, और उन युवाओं के पास ये जो हार्ड स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि उनको एक सक्सेसफुल कंट्रोलर बना सकता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बना सकता है। He said the company Dash One launched in 2021 under the Biden administration। the campaign, कह रहा है कि ये जो कैंपेन था वो 2021 में जिस तरीके का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया था उसी तरीके का कैंपेन है। और वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो 2021 में लॉन्च किया गया था कैंपेन, उसका क्या नाम था, कॉल लेवल अप, अ फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब मेकिंग प्रोग्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक गेम्स। और ये जो कैंपेन था इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉनिक गेम्स में प्रोग्रेस करना। ठीक है, पीपल डैश एट वीडियो गेम्स शुड कंसीडर टेकिंग जॉब्स। क्या होना चाहिए, एगाइल। एगाइल का मतलब होता है फुर्तीला, बहुत तेज, कोई मतलब नहीं है इसका, एक तरीके से फिजिकली बहुत तेज। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा स्किल वाला हो, बहुत ज्यादा एक तरीके से उसके पास स्किल हो, मगर ये मैनुअल स्किल है, एक तरीके से हाथ वाली स्किल, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। सेवी एडेप्ट,
एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा वीडियो गेम्स में निपुण हो, बहुत ज्यादा स्किल्ड हो, ठीक है। सैवी, सैवी ठीक है, मगर सैवी के साथ एट नहीं आता, सैवी के साथ आता है विद। सैवी का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा बढ़िया हो किसी चीज में। एडेप्ट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा एक तरीके से वीडियो गेम्स में अच्छा हो, है ना, जो निपुण हो, कुशल हो। तो एडेप्ट के साथ हमेशा एट आता है। वैसे एडेप्ट जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच की एग्जेक्टिव है, और मोस्टली आप इसको देखेंगे यूज होता हुआ है एडेप्ट एट या फिर एडेप्ट इन, ठीक है। तो यहां पे बेस्ट क्या होगा, डी होगा। इन अ न्यू एड कैंपेन में द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन इज डैश कॉलिंग फॉर गेमर्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स। ये जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये क्लियरली उन लोगों को, गेमर्स को बुला रही है जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। ब्लैटेंटली जो होता है वो एक तरीके से क्लियरली तो होता है, मगर निगेटिव सेंस में होता है, तो कोई मतलब नहीं है। एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, क्लियरली, है ना, ठीक है। ओवर्टली का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुलकर, सामने आकर, कोई मतलब नहीं है। वर्बली का मतलब जब आप मुंह से बोलते हो। तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, एक्सप्लिसिटली, जिसका मतलब है क्लियरली। तो जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो साफ साफ गेमर्स को बुला रहा है ट्रैफिक कंट्रोल की जॉब में अप्लाई करने के लिए। द Xbox One लोगो अपीयर, जैसा बताया था मैंने कि जो Xbox है वो लोगो अपीयर होता है एड में एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो की स्टार्ट में, बिफोर डिजॉल्विंग इनटू अ डैश दैट कट्स बिटवीन इमेजेस ऑफ मैन प्लेइंग। फिर यही जो बॉक्स है ये डिजॉल्व होकर एक लाइन बना देता है, स्क्रीन में कट बना देता है कि एक तरफ एक वीडियो चल रही होती है, दूसरी तरफ दूसरी वीडियो चल रही होती है। क्या होना चाहिए, कट्स इनटू अ सीक्वेंस। सीक्वेंस का कोई मतलब है ऑर्डर नहीं। कॉलेज का मतलब होता है कि जो क्या कहते हैं अलग अलग इमेज होती है उनको चिपका के बनाया जाता है इस तरीके से, तो कोई मतलब नहीं है। पैनोरामा का मतलब होता है वाइड व्यू, वाइड व्यू नहीं मतलब है। मॉन्टाज का मतलब होता है एक तरीके की एडिटिंग टर्म होता है, ये वीडियो एडिटिंग टर्म होता है, जिसका मतलब ही होता है इस तरीके की जो डिजॉल्विंग टेक्निक होती है उसको बोलते हैं। तो यही बता रहा है यहाँ पे, डिजॉल्विंग इनटू अ मोटाज दैट कट्स बिटवीन इमेजेस ऑफ मैन प्लेइंग वेरियस ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द एड ऑल्सो हाईलाइट्स, ये तो हो गया। यूएस ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी CNP डफी सेड इन अ स्टेटमेंट दैट द FFA had to dash in order to reach the next generation। मतलब FAA को अपने आप को ढालना होगा। टू है यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए हमें, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, एडेप्ट क्या है, अभी देखा, ये एग्जेक्टिव है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई मतलब नहीं है। एडेप्ट वर्ब है, हो सकता है अपने आप को ढालना एक तरीके से। अपग्रेड करना वर्ब है, हैड टू अपग्रेड, एडॉप्ट नहीं, अपग्रेड करना यहाँ मीनिंग नहीं आ रहा कंटेक्स्ट के हिसाब से। एडॉप्ट जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म है, मगर इसका मतलब होता है अपनाना। यहाँ पे बेस्ट क्या है कि अपने आप को ढाला है FFA ने, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उसके पास पहुंच पाए, ठीक है। द कैंपेन -1 लॉन्च इन 2021 अंडर द ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड लेवल अप। कह रहा है कि ये जो कैंपेन है वो उसी तरीके का था जैसे कि 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत लेवल अप कैंपेन की स्टार्टिंग हुई थी, उसी तरीके का है। तो क्या होना चाहिए, पहली बात तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, वर्ब। मिमिक्री क्या है, नाउन है, मतलब नहीं। इक्वल का मतलब भी होता है एक तरीके से किसी चीज को सिमिलरिटी दिखाते हुए कि हाँ उसी तरीके का है, तो ये पार्ट ऑफ इसकी वर्ब है, चल जाएगा। रिपीट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, तो कोई दोहराने वाली बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे। रिफ्लेक्ट का मतलब नहीं है दर्शाना, तो बेस्ट यहाँ पे क्या होगा, इक्वल। मतलब ये जो कैंपेन है, जो 2021 जो कैंपेन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जिसका नाम लेवल अप था, उसी तरीके का कैंपेन ये जो है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये पहला दम्बल है, ठीक है, एक बार खुद से करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, P Q R और S के बीच में उनको अरेंज करना है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार खुद से देख लो। ऑप्शन से समझ में ये आ रहा है, या तो पहला सेंटेंस जो होगा S1 के बाद Q होगा या फिर S होगा। तो पहले इसको ही देख लेते हैं। वाइल मॉडर्न इंग्लिश यूजेज वी फॉर एनी ग्रुप, कह रहा है आज की मॉडर्न इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में हम किसी भी ग्रुप या दो से ज्यादा लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज करते हैं। More than 1000 years ago,
a specific word existed for just two people. 1000 साल पहले जब इंग्लिश यूज होती थी तो हम दो लोगों के लिए कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड था उसको यूज करते थे. ठीक है, या तो अब इसके बाद Q होगा या तो S होगा. ड्राइव फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश विट लिटरली मीन्ट V2. कह रहा है कि अगर हम ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से देखें तो जो विट है इसका जो मतलब था, इसका मतलब था हम दो. एंड बिलोंग टू एन एक्सटेंट ग्रुप ऑफ प्रोनाउन, और ये उन प्रोनाउन के ग्रुप से बिलोंग करता था जो कि गायब हो चुके हैं. यूज स्पेसिफिकली फॉर पेयर्स, और ये जो प्रोनाउन थे ये पेयर्स के लिए यूज होते थे. ठीक है, दिस टर्म विट was used affectionately to describe the closeness between the two individuals before the English language became simplified. कह रहा है कि ये जो टर्म है wit, ये एक तरीके से प्यार के लिए यूज किया जाता था दो लोगों के बीच में, और दो लोगों के बीच में जो क्लोजनेस होती थी उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते थे, उससे पहले जब तक इंग्लिश सिंप्लीफाइड नहीं हो गई. तो बेस्ट यहां पे क्यों लग रहा है? क्यों? क्योंकि S1 में एक स्पेसिफिक वर्ड एग्जिस्टेड की बात की गई थी जो दो लोगों के लिए होता है. इसी वजह से ये जो Q है वो आ सकता है. क्यों? क्योंकि यहां पे ये जो वर्ड है दिस टर्म, वो इसी चीजों को बताया गया कि एक स्पेसिफिक वर्ड था, और ये जो है अफेक्शनेटली मतलब दो लोगों के बीच की क्लोजनेस दिखाने के लिए यूज होता था. तो Q हो सकता है. उसके बाद अब देखो ये एस इसके बाद आ सकता है कि बता रहा है कि ड्राइव फ्रॉम इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश. विट का आखिरकार लिटरली मतलब क्या होता था? इसका मतलब होता था हम दो. तो क्यू एस. अब आता है पी या फिर आर. किसको? पहले तो ऑप्शन देख लो. क्यू एस, ये तो गया, ये तो गया, ये भी गया. वैसे तो ए ही आंसर आ गया क्योंकि यहां पे हम लोगों ने स्टार्टिंग के ही दो देख लिए, तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट हो गए सारे ऑप्शन. कोई नहीं, फिर भी देखते हैं हम. दिस डुअल फॉर्म, कह रहा है कि ये जो डुअल फॉर्म है इंक्लूडेड अदर्स टर्म्स, इसमें अदर टर्म्स भी इंक्लूडेड थे, या कि आंसर और गेट, दो और वर्ड से कोई पुराने जमाने के. बट द एंटायर कैटेगरी वैनिश, मगर ये पूरी प्रोनाउन की जो कैटेगरी थी गायब हो गई थी फ्रॉम द लैंग्वेज अराउंड द 30th सेंचुरी. 13वीं शताब्दी में ये सारे वर्ड जो है वो खत्म हो गए थे. तो QSP. अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टॉम ब्रिकेट द लॉस ऑफ दीज प्रोनाउन. कह रहा है कि जो प्रोफेसर टॉम ब्रिकेट के अनुसार ये जो प्रोनाउंस का जो हमने खो दिया है रिफ्लेक्ट्स अ हिस्ट्री ऑफ शिफ्टिंग नॉर्म्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन. कह रहा है कि ये एक इतिहास दिखाता है किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेजन का इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब जो फॉरेन से लोग बाहर से आए किस तरीके से उस लैंग्वेज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा. तो QSPR जो है वो बेस्ट होगा. तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला. अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी. वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास. लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड. पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा. तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.